आदरणीय प्रसारण है, सम्मानित शिक्षक और मेरे विभाग साथी, आप सभी को मेरे प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ भारत के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व, सम्मान और आत्मचिंतन का दिन है। गर्व का दिन क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत ने आजादी के बाद से हर क्षेत्र के अंदर प्रगति की है। विज्ञान और तकनीक, कृषि, उद्योग, शिक्षा, खेल या अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में हमने एक नई ऊंचाई छुई है। हमारे वैज्ञानिकों ने चांद से लेकर मंगल तक अपनी पहुंच बनाई। हमारे खिलाड़ियों ने विश्व मंच पर तिरंगे को लहराया और हमारा लोकतंत्र पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बना। सम्मान का दिन है क्योंकि यह दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों और देशभक्तों को नमन करने का है जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज चिंतन का दिन है क्योंकि यह सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि यह सोचने का भी अवसर है कि क्या हमने अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। क्या हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। प्रिय साथियों, स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की प्रगति, एकता और विकास के लिए ईमानदारी से योगदान देना चाहिए। हमें स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी प्रगति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि केवल अपने सपनों को नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता लगाएंगे। मैं अब हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करता हूँ कि अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। शहीद भगत सिंह कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को भारत के 79th इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूं। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है, उन शहीदों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें एक स्वतंत्र भारत दिया। आज उन सभी शहीदों का स्मरण करने का दिन भी है जिन्होंने आजादी नहीं दिलाई लेकिन उसके बाद सीमा पर हर समय अपना बलिदान की परवाह ना करते हुए सीमाओं की रक्षा करते रहे। चाहे वो 65 की लड़ाई हुई, चाहे 71 की लड़ाई हुई, चाहे वो कारगिल युद्ध हुआ या वो ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें उन्होंने हर वक्त ये दिखाया कि भारत एक क्यों महान देश है। सारे देशवासी इस बात के गवाह हैं कि जो भारत पहले होता था वो भारत नहीं है, ये बदलता भारत है। हमने खुद अपने समय में ये देख लिया कि भारत कैसे बदल रहा है। मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो मैंने कॉलेज पास आउट ही किया था और आर्मी में मैं जाने की तैयारी कर रहा था। तो उस समय जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो देखा कि कुछ लोग जो हैं पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसमें हमारे जो सुरक्षा बल थे उन्होंने उनको मार गिराया और वो उनकी कोशिश नाकाम कर दी। लेकिन भारत ने कोई ऐसा प्रतिकार नहीं दिखाया कि ये हमारी एक डेमोक्रेसी पे हमला था। उसके बाद 2008 में मुंबई अटैक हुए। जब मुंबई अटैक हुए तो हमारे कई जवान शहीद हो गए, कई ऑफिसर्स भी हमारे शहीद हो गए। विजय सालस्कर थे, कामटे साहब थे और कई और अधिकारी भी थे और हमारे सिपाही भी थे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि भारत का क्या रिएक्शन था उस समय। मैं आपको बताता हूं कि उस टाइम लोकसभा में क्या बोला गया प्रधानमंत्री द्वारा उस समय। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड, आई अपोलोजाइज for the failure
to prevent such incidents of terrorism. उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम माफी मांगते हैं। फिर इंडिया ने कंडेम किया इस एक्ट को, सल्यूट किया पुलिस पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस को, और फिर एक बात कही कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिज्म हैज टू बी डिसमेंटल्ड परमानेंटली फॉर द गुड ऑफ एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी इंक्लूडिंग द वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान, ये पार्लियामेंट में दिया गया है कि हम कंसर्न हैं किसके लिए, दुनिया के लिए और वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए वो टेररिज्म वहां पे खत्म हो जाना चाहिए। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी, लेकिन भारत ने इसका कोई रिएक्शन इस तरह से नहीं दिया फील्ड पर। खैर, सरकारें बदलती गईं, लोगों में सहिष्णुता बढ़ती गई, लोग सहन करते रहे, पाकिस्तान दुस्साहस करता रहा। फिर 2016 में, 2014 में सरकार बदली और 2016 में पाकिस्तान के एक दुस्साहस था उरी हमला। जब उरी हमला हुआ तो पहली बार कारगिल युद्ध के बाद पहली बार भारत ने ऐसा देखा कि हां, भारत ने कुछ रिटेलिएशन किया, जो कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक सुनी, जिस पे मूवी भी बनी है। तो भारतवासियों को पहली बार लगा कि हां, भारत जो है इस तरह से रिएक्ट कर सकता है, भारत भी आक्रामक हो सकता है। अगर हमारी अस्मिता पर कोई सवाल उठाएगा, अगर हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, तो हम भी इस तरह से प्रतिकार करेंगे, बदला लेंगे। उसके बाद 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। अब लोगों को यह लगने लगा कि भारत अब वो देश नहीं है कि आप अटैक करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं बदले में। तो बालाकोट स्ट्राइक हुई। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई और हमने आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर हमला किया और उनको ठिकानों को नष्ट किया। उसके बाद जब ये 22 अप्रैल को 2025 को पुलवामा अटैक हुआ, तो अब भारत में हर एक नागरिक ये कह रहा था कि अब पाकिस्तान पर अटैक होगा, अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। तो ये बदलता भारत था कि हर एक देशवासी को पता ही नहीं चला कि उसकी आशा कब चेंज हो गई, कब बदल गई, कि अब हम ये मानने लगे कि हम भारत वैसे चुप नहीं बैठेगा, भारत रिएक्शन देगा, भारत रिटेलिएट करेगा और भारत जो है उसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और ये हुआ भी ऑपरेशन सिंदूर से। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है, कहना बड़ा आसान होता है कि अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जो इसको सोचते हैं कि कैसे वो किया जाए और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं, वो जमीन आसमान का फर्क है उसमें। बातें बनाना बड़ा आसान होता है, भारत कथाकारों का देश है, काम करने वाले बहुत कम है, कहानी गढ़ने वाले बहुत हैं, हर जगह मिल जाएंगे आपको। बातें बनाने वाले हर जगह मिलते हैं, काम करने वाले बड़े हैंडफुल ऑफ पीपल आर देयर, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान किया और प्रिसाइज स्ट्राइक्स की। प्रिसाइज स्ट्राइक्स की कि मतलब आप सोचिए कि अगर आप यहां से पत्थर उठा के मार रहे हो तो पता नहीं आपको कहां गिरेगा। लेकिन हमने इस बार थोड़ा सा स्ट्रैटेजी ये चेंज हुई कि पाकिस्तान का वो मिथ भी भंग किया कि भारत जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक ही पहुंचेगा। भारत ने इस बार पाकिस्तान में भी एयर स्ट्राइक्स की और उनके एयर बेसिस को भी तबाह किया। वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक हमला था कि एयर बेसिस जब तबाह हो जाते हैं तो वहां से आपकी एयर डिफेंस की कमर टूट जाती है। फिर आप सोच नहीं सकते कि आप कैसे टेक ऑफ करेंगे आपके फाइटर प्लेन्स। और जो न्यूक्लियर, जो पाकिस्तान धमकी देता है, अभी आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं उनके 9 अगस्त को टाम्पा फ्लोरिडा में उन्होंने एक धमकी दी, और वो धमकी मतलब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, कोट अनकोट, कोट, वी आर न्यूक्लियर नेशन, वी आर ए न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन
विल टेक द हाफ वर्ल्ड विद अस, विल टेक डाउन द हाफ वर्ल्ड विद अस। मतलब अगर हम कुछ करेंगे तो हम तो डूबेंगे सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे और हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। आप देखिए कि ये एक वो जो फिदायीन मानसिकता है ना इन लोगों की, वो दर्शाता है। मतलब ये हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि हम तो मरेंगे, हम तुम्हें भी मारेंगे। ये कैसी मानसिकता है? और भारत की मानसिकता देखिए, भारत G20 ऑर्गेनाइज करता है और वहां पे बोलता है कि वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली, द वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे दुनिया को एक फैमिली मान रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा विकास, पूरी दुनिया का विकास हमारा विकास, और ये बोल रहे हैं कि हम गिरेंगे तो हम सारी दुनिया, आधी दुनिया को हम नीचे ले जाएंगे। ये एक सोच में फर्क है। खैर वो उनको भी पता है कि वो आज की डेट में सिर्फ धमकी दे सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंटली उन्होंने एक बात और बोली कि विल डिस्ट्रॉय एनी अटेम्प्ट ऑफ इंडिया टू बिल्ड डैम ऑन इंडस और इंडस, इन वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु नदी समझौते का अगर उल्लंघन करके आप वहां पर कोई डैम बनाएंगे भारत, तो हम वहां पर मिसाइल से हमला करेंगे। ये धमकी भी उन्होंने दी। अच्छा, हमारे यहां क्या है कि किसी को फर्क पड़ा कि कोई सिंधु नदी का समझौता जो है वो स्थगित हो गया? हमारे यहां लोगों को फर्क पड़ता नहीं था। हम लोग सोचते हैं कि कोई भी सरकार आए, हमें क्या फर्क पड़ना, हमारी तो सैलरी आ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं नौजवान साथियों को भी मैं बोलूंगा, हमारे जो देश का भविष्य है ये बच्चे, कि भारत क्या कदम उठाता है आप उसको समझिए, उसके पीछे भावना को समझिए। ये जो सिंधु नदी का समझौता है, कोई बता सकता है कब हुआ था? सिंधु नदी का समझौता कब हुआ था? 1960। वेरी गुड। 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ और इसमें 6 नदियों का बंटवारा हुआ। 6 नदी, जिसमें 3 नदी पाकिस्तान, एक्चुअली में 6 नदी हिंदुस्तान की थी, लेकिन उसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ था टू प्रमोट गुडविल एंड फ्रेंडशिप। क्या 2 शब्द लिखे हुए थे? गुडविल एंड फ्रेंडशिप। तो भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए गुडविल और फ्रेंडशिप के नाते ये 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के साथ शेयर करने के लिए राजी हुआ। और इस समझौते को 1951 से लेके 1960 में 9 साल मीडिएट किया वर्ल्ड बैंक ने, और फिर एक हम समझौते पर पहुंचे। समझौते पे पहुंचे कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को जाएंगी, इंडस, झेलम और चेनाब, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रवि, ब्यास और सतलुज, वो भारत को जाएंगी। भारत का इन पे एक्सक्लूसिव राइट रहेगा जो ईस्टर्न नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, और जो वेस्टर्न नदियां हैं उन पे पाकिस्तान को हम यूज करने की अनुमति देते हैं, लेकिन साथ ही हम अपना राइट भी रखते हैं उसमें कि हम चाहें तो उसको नॉन कंजम्पशन पर्पसेस लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब जब ये फ्रेंडशिप की ही वो कदर नहीं कर रहा, जब उस गुडविल की ही चिंता नहीं कर रहा, तो इस समझौते का क्या मतलब है? तो भारत ने ये समझौता स्थगित किया। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं सोचा, 1965 की लड़ाई भी हो गई, 71 की होगी, कारगिल भी हो गया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम इसको स्थगित भी कर सकते हैं। आपको शायद पता नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का ये जो मार थी, उससे ज्यादा मार जो है वो पानी की झेल रहा है पाकिस्तान। तो ये हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प, जो भारत को विकसित भारत बनाना है, उसमें विकसित भारत ही नहीं बनाना, साथ में एक सशक्त भारत बनाना है, और भारत को अपनी एक पहचान जो है विश्व में जो दिलाई है, उसके लिए हम सभी भारतवासी उनके कृतज्ञ हैं। मैं अभी पिछले अप्रैल में एक दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से 20-22 लोग जो हैं, कोई हम यूनाइटेड किंगडम गए थे, उस डेलीगेशन का पार्ट मैं भी था। और जैसा कि आप लोग सोचते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे यहाँ एक
एक कॉम्प्लेक्स सा रहता है कि अरे इंग्लैंड में गए हम लोग तो बहुत कुछ सीख के आए होंगे, बहुत कुछ वहां पर हमसे बेहतर होगा। तो आप देखिए कि जब ये ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो भारत जो है सोने की चिड़िया कहते थे और जाते जाते उसको सारा लूट के ले गए और एक गरीब देश बना के छोड़ा। और उस पिक्चर को कि वो जैसा कैसा गरीब देश बनाया, उसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, हिंदी वाले जानते हैं, जो कवि हैं, उन्होंने अपनी एक कविता से उसको बताने की कोशिश की कि भारत की स्थिति क्या थी उस टाइम, कितनी गरीबी थी। कि चाट रहे झूठी पत्तल सभी सड़क पर खड़े हुए, चाट रहे झूठी पत्तल सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। मतलब एक व्यक्ति जो है वो झूठे पत्तल चाट रहा है और कुत्ता भी उससे अड़ रहा है। ये इंसान और कुत्ता एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया, ये ब्रिटिशर्स ने काम किया। तो जब हम इस अप्रैल के महीने में वहां गए तो 12 दिन का हमारा एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था जिसमें हमने हिस्सा लिया और उसमें हमने ये जानने की भी कोशिश की कि भारत अब जो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है उससे उन लोगों को वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं और भारत को वो जो गरीब बना के छोड़ के गए थे उनसे उनको क्या फायदा हुआ। आपको जानकर और मुझे भी जानकर बड़ी आश्चर्य हुआ और मन में एक खुशी भी हुई कि इनको इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज ये वहीं के वहीं हैं और किस तरफ वो जा रहे हैं वो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में पता चला कि 66% बच्चे जो हैं, 66% बच्चे वहां पर हायर एजुकेशन में जाते ही नहीं है। आप देखिए कि उस देश में 1/3 बच्चा सिर्फ स्कूलिंग करके रह जाता है, कॉलेज की तरफ जाता ही नहीं है। एक तिहाई जाता है, 2/3 जाता ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो वहां की जो डीन थी वो कहने लगी कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई भी यहां अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चे को भी नहीं पढ़वा सकती। उसने बोला कि 1 साल की जो फीस है वो 9,000 पाउंड है, 3 साल की 27,000 पाउंड होती है और बाकी का खर्चा मिला के 50 से 55,000 पाउंड हो जाता है, जो कि अगर आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 60-65 लाख रुपए खर्चा आता है उस बच्चे का। तो उन्होंने ये ऐसा बोला कि भाई अगर 65 लाख रुपए खर्चा आता है तो क्यों ना हम वहां पर 65 लाख रुपए जो खर्चा आता है उससे वो इन्वेस्टमेंट ही कर लें, इससे वो कोई बिजनेस ही स्टार्ट कर लें। तो जॉब क्यों करेंगे वो? इस चक्कर में वो पढ़ाई ही नहीं करते, हायर एजुकेशन में आते ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आपको पता है कि हमारे यहां कितनी फीस है? तो उन्होंने बोला नहीं, बताइए। हमने कहा 100 पाउंड। 100 पाउंड में हम हर बच्चे को शिक्षा देते हैं और हमारे यहां हर कोई ग्रेजुएशन करता है। तो ये भारत की सरकार का और भारत का ये कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, मेरे पास सर फीस बढ़ गई 2,000 रुपए, फिर फीस बढ़ गई 3,000 रुपए। अच्छी बात है कि आप लोग कंसर्न है इस बात के लिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ चलता है। सबका साथ सबका विकास, मतलब इंक्लूसिविटी। कोई रहना नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिसको शिक्षा ना मिले, कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको भारत के संसाधन ना मिले जो कि आम नागरिक को मिलने चाहिए। तो ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि नहीं, हमारा भारत जो है इनसे बहुत आगे है। और एक प्रोफेसर ने मुझे वहां बोला, मैंने बोला कि यार तुम लोग तो बड़ा 5 बजे सब बंद कर देते हो यहाँ पर, अच्छी बात है, बड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हो आप। वो बोलता है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, उसने बोला कि प्रोफेसर अत्री, एक्चुअली आपका ये सरकाजम है, हम समझ रहे हैं आप कहां बोल रहे हैं। तो मैं सरप्राइज हुआ कि कैसे समझा? तो बोला कि आप हमारी कॉम्प्लेसेंसी को क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल रहे हैं।
आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग दिन रात काम करते हैं, हम लोग कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं, और वो दिन दूर नहीं कि हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर वहां पे ये बात बोल रहा था कि बाकी लोग नहीं समझते हैं इस बात को। तो ये हमारे भारत देश की एक ताकत ही है कि हम लोग इस गति से आगे बढ़ रहे हैं कि हम चौथी नहीं, तीसरी, दूसरी, और 2047 तक हमारा पूरा प्रयास है कि हम पहली अर्थव्यवस्था बने। देखिए, जब जो लोग ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में टाइम लगता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है आज कि आप विदेश में जाइए और हमारे देश में वो चीज ना हो। सब कुछ है आज हमारे देश में। लास्ट बात पे आता हूं कि राष्ट्र प्रेम क्या है, और राष्ट्र प्रेम का अधिकार किसका है, और किसको हम कहते हैं कि ये राष्ट्र प्रेम है। क्या ये एनसीसी वालों और या ये जो सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, क्या यही इनकी ड्यूटी ही राष्ट्र प्रेम है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूं आपको। एक अभी ना 29 जुलाई को एक अभी प्रोग्राम हुआ, 29 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम भारत मंडपम में हुआ। वहां पे वो एक्चुअली 5 साल हुए जो एनईपी के, उसमें उसको कमेमोरेट करने के लिए ये प्रोग्राम हुआ। तो उसमें बड़े सारे सेशंस हुए। तो उसमें एक सेशन था जिसका नाम था नर्चरिंग इंडियाज एकेडमिक एंड इंडस्ट्री लीडरशिप, नेक्स्ट जनरेशन, नर्चरिंग इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री लीडरशिप। तो ये इंडिया की नेक्स्ट, हम एकेडमिक और इंडस्ट्रियल लीडरशिप को नर्चरिंग करने के लिए एक सेशन हो रहा था वहां पे। उस सेशन में आईआईएम्स और आईआईटीज के प्रोफेसर थे, और उसमें एक 32 साल का एक बच्चा भी था। बच्चा ही बोलेंगे, मतलब प्रोफेसर, बड़े बड़े प्रोफेसर दिग्गजों के सामने एक उस पैनलिस्ट जो था वो एक 30-32 साल का एक लड़का भी बैठा हुआ था वहां पे। प्रोफेसर कोई आईआईएम के थे, उन्होंने बोला कि हम लोगों को देखिए आईआईएम्स बड़ी जगह जगह खोल दिए हैं, आईआईटीज बड़ी जगह पे खोल दिए हैं, और लेकिन हम लोगों को ना लोकेशनल डिसएडवांटेज है। हम लोगों को लोकेशनल डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्या है कि दिल्ली में आईआईटी खुलेगा, दिल्ली में, मुंबई में आईआईटी आईएम खुलेगा, तो वहां पे तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स आ जाते हैं और स्टूडेंट्स भी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन जो हम दूर दराज इलाकों में आईआईटी आईएम खोलते हैं, वहां पर अच्छे टीचर्स नहीं आते, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिल पाते। तो देयर इज ए लोकेशनल डिसएडवांटेज, ये एक आईआईएम के प्रोफेसर ने बोला। फिर वो 30-32 साल का लड़का जो था, उसकी बोलने की बारी आई, तो उसने सबसे पहले शुरू किया कि ऐसी कोई लोकेशनल डिसएडवांटेज नहीं होती अगर आपके अंदर वो देशभक्ति की आग है। आप कहीं पर भी इस देश में बैठकर वो काम कर सकते हैं जो इस देश के काम आ सकता है, अगर, और अपना नाम कमा सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो आग है। तो सभी लोग हैरान रहे और जानने की इच्छा हुई कि वो लाइव स्ट्रीम भी हुआ था, मैं भी देख रहा था उस प्रोग्राम को, कि भाई ये लड़का है कौन। तो वो एक लड़का उड़ीसा से, उसका नाम था बुद्धिस्ट संघमित्रा। बुद्धिस्ट संघमित्रा, वो लड़का जो है उड़ीसा में एक बीटेक किया उसने वहां से, वहीं के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, और वहीं से उसने बीटेक किया। और जिस कॉलेज से वो कर रहा था, जब बीटेक कर रहा था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि रॉकेट बनाते हैं, और उसने वो रॉकेट बना दिया, कॉलेज की पीछे की तरफ ही कुछ इकट्ठा करके रॉकेट बना दिया। रॉकेट समझते हो ना, इसरो बनाता है। और वो खबर जो है अखबार में छप गई, जैसे भगत सिंह कॉलेज की हर चीज अखबार में छप जाती है, तो वो वहां पे भी खबर अखबार में छप गई। अखबार में छपते के साथ ही सरकार हरकत में आई और इसरो वाले वहां पहुंच गए कि भाई ये क्या किया तुमने, ये रॉकेट कैसे बना दिया, क्या गड़बड़ कर दी, कैसे रॉकेट बनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है, तुमने कैसे बना दी। तो वहां के प्रिंसिपल थे, वो भी डर गया। उसने कहा यार इसरो वाले आगे, पूरी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों की हमारे पास ये आ गया, लेटर आ गया कि सब टीमें आ गई कि कर क्या दिया तुमने, ये बना कैसे दिया, पैसा कहां से आया, तकनीक कहां से आई।
अब सोचो वो उस दूर दराज इलाके में बच्चा जो बैठा हुआ है, उसने एक्सप्लेनेशन दिया इसरो वालों को। उसने बोला कि एक क्राउड फंडिंग होती है, सुना होगा आप लोगों ने, अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेना, क्राउड फंडिंग होती है। तो उसने कहा मैंने ना नॉलेज फंडिंग की और मैंने फेसबुक के जरिए दुनिया भर के 5000 साइंटिस्ट से संपर्क किया और वो 5000 साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से मेरी मदद की। मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो उनसे गैदर की उसको मैंने कंपाइल किया एक जगह पे और मैंने समझ बनाई कि रॉकेट कैसे बनता है और मैंने रॉकेट बना दिया। तो सोचो कि वो ज्ञान लेने के लिए वो कहीं गया नहीं, उसने एक जगह पे ही बैठ के फेसबुक के माध्यम से सारे साइंटिस्टों से, दुनिया भर के साइंटिस्टों से जो मदद करना चाह सकते थे उन्होंने मदद की और वो बना दिया। तो प्रिंसिपल ने बोला नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, जैसे मैं बोलता हूं बहुत सारी चीजें, नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं होगा भाई, ये सब नहीं करना, गवर्नमेंट ने मना किया है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, नहीं करते, रॉकेट नहीं बनाते। मेरी तो इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसे रॉकेट बनाऊं जो देश के काम आए। तो उस बच्चे ने रॉकेट तो बनाना बंद कर दिया लेकिन ड्रोन बनाने शुरू कर दिए, ड्रोन। और उस कंपनी का नाम, जो उसने कंपनी खोली है, उसका नाम है IG ड्रोन। और आपको जानकर खुशी होगी और सबको जानकर खुशी हुई जब उसने लास्ट में ये बोला कि हमारे ड्रोन्स ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए। तो अब आप सोचिए कि राष्ट्र प्रेम किसी के अंदर भी हो सकता है, राष्ट्र प्रेम आपके अंदर भी हो सकता है, सबके अंदर हो सकता नहीं, होना ही चाहिए। लेकिन वो राष्ट्र प्रेम आप कैसे दिखा सकते हैं? तिरंगा लगा के रोज नहीं चल सकते आप। अपने जीवन में रोज आप वो कार्य करें जो आपके सहयोग से देश आगे बढ़ेगा। तो अगर आप अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और टीचर्स अपनी क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं, वो भी राष्ट्र प्रेम है। प्रिंसिपल अपना काम कर रहा है सही से, पूरे दिन कॉलेज में घूम रहा है, तो वो भी राष्ट्र प्रेम है। टॉयलेट्स अगर साफ हैं, स्वच्छता है, वो भी राष्ट्र प्रेम है। हर तरह से अगर ऑफिस वाले काम कर रहे हैं, सुबह से शाम बैठकर अपनी निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले कर रहे हैं, सुलभ वाले कर रहे हैं, ये सबका राष्ट्र प्रेम ही है। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर बॉर्डर पे जाऊंगा तभी मेरा राष्ट्र प्रेम दिखा पाऊंगा मैं। आप राष्ट्र प्रेम अपने कार्य से निष्ठापूर्वक करके भी राष्ट्र प्रेम दिखा सकते हैं। तो आज मैं आप सबको यही कहता हूं कि, और आपसे आग्रह भी करता हूं कि आप एक शपथ लीजिए, जैसा हम हर बार करते हैं कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो राष्ट्र के विरुद्ध होगा, और जो भी हम कार्य करेंगे उसमें राष्ट्र हित को हम पहले रखेंगे। पहली प्राथमिकता राष्ट्र हित, दूसरी प्राथमिकता राष्ट्र हित और अंतिम प्राथमिकता भी राष्ट्र हित। बीच में कोई हित नहीं आ सकता। तो हमारे लिए राष्ट्र का निर्माण कॉलेज से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम कॉलेज निर्माण करेंगे, इसी के सहारे हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो आप सभी को पुनः 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप जो आपने आज यहां सुना कुछ दिमाग में रखेंगे और जीवन में अगर आप उसका 10% भी अनुसरण कर पाए तो वो मेरी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। हमने आज राष्ट्र प्रेम की एक नई परिभाषा यहाँ पर सीखी है, हमने सुना है। हमें लगता है कि हमें इस परिभाषा पे भी गौर करना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग प्रोग्राम के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और एनसीसी कैडेट्स जो हमेशा इस प्रोग्राम में खड़े रहे कल से, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।